Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक को. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द थर्ड लेसन इन दीज डेज. हम लोग इन दिनों थर्ड लेसन को स्टडी कर रहे हैं विच इज जो कि है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. इस लेसन में हम लोग संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं. संश्लेषित का मतलब होता है मैन मेड या मनुष्य द्वारा निर्मित या जो रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट से बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते. ऐसे जो रेशे हैं, जो संश्लेषित रेशे, जिसका एक नाम सिंथेटिक फाइबर भी होता है, सिंथेटिक भी कह सकते हैं इसको. तो ऐसे रेशों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं और हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली. और अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 वीडियोज ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के जो 3 वीडियोज हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंड टुडेज वीडियो इज 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का वीडियो ये 4th वीडियो है इस लेसन का. एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. विकल्प पदार्थ प्लास्टिक. प्लास्टिक आज एक विकल्प बन चुका है. प्लास्टिक एक लोगों का विकल्प बन चुका है, यानी लोग प्लास्टिक को यूज करना चाहते हैं हर जगह पे, क्योंकि प्लास्टिक के कुछ फायदे हैं. नुकसान तो बहुत बड़ा है जो सामने दिखता नहीं है, लेकिन आदमी को अपने सीधे सीधे फायदे दिखते हैं. फायदा क्या है? प्लास्टिक मजबूत है, प्लास्टिक टिकाऊ है, प्लास्टिक हल्का है, प्लास्टिक सस्ता है, प्लास्टिक कलरफुल है. फायदे ही फायदे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है. इससे क्या लेना देना किसी को, इसलिए लोग फायदे देखते हैं और प्लास्टिक को यूज करते हैं. तो प्लास्टिक एक पदार्थ है जो विकल्प पदार्थ, यानी प्लास्टिक जो है ये आज एक हर चीज का सब्स्टिट्यूट बन चुका है. जो चीजें पहले लोहे की आती थी आजकल प्लास्टिक की आ रही है. यहां तक कि जो तगारी वगैरह आती थी वही प्लास्टिक की आ रही है, टंकियां प्लास्टिक की आ रही है, हर चीज प्लास्टिक की आने लग गई है. प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में खड़ा हो गया है. आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अनाज, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें, इनको अगर अपन स्टोर करने की सोचें इन चीजों को, तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं. प्लास्टिक किसी से रिएक्शन नहीं करता, ये भी गुण है प्लास्टिक का. क्रिया नहीं करता. बहुत सारे गुण हैं इसमें, लेकिन अवगुण सबसे बड़ा है इसका. इसके कारण उनका हल्का भार, इसका कारण जो है प्लास्टिक का जो पात्र है सबसे सुविधाजनक लगता है. क्यों लगता है? इसका कारण है उनका हल्का भार. एक तो प्लास्टिक की चीजों में वजन कम होता है. दूसरा, कम कीमत, सस्ती आती है प्लास्टिक की चीजें. तीसरा, अच्छा सामर्थ्य, ये मजबूत होती है, सामर्थ्य मजबूत होता है इनका. और उपयोग में आसानी, तुरंत उपयोग हो जाती है, तो कैरी करने में आसानी है. तो ये सारे गुण हैं प्लास्टिक, और वास्तव में बहुत जबरदस्त गुण हैं ये. धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है. उपयोग की ये सूची असीमित है कि प्लास्टिक का उपयोग कहां कहां होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें, तो ये इसकी लिस्ट कोई लिमिट नहीं है उसकी. हर जगह प्लास्टिक का उपयोग चल रहा है. आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें. यानी लक्षण क्या, अभिलाक्षणिक यानी उसके लक्षण जो होते हैं प्लास्टिक के, दिखने वाली चीजें, वो क्या क्या है. सबसे पहला है इसका गुण, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है. अनअभिक्रियाशील है यानी ये क्रिया नहीं करता किसी से. बाकी लोहे के कंटेनर में आप कोई चीज डाल दोगे तो वो चीज खराब हो सकती है लोहे से क्रिया करके. धातुएं क्रिया कर लेती है, लेकिन प्लास्टिक क्रिया नहीं करता है. आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते. प्लास्टिक को कैसे ही पड़ा रखो, धूप में, गीले में, कुछ नहीं बिगड़ता उसका. तो प्लास्टिक जो है वो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते. इनका संक्षारण यानी क्षरण होना, धीरे धीरे खराब होना कोई चीज को, उसको संक्षारण कहते हैं.
उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता प्लास्टिक का, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मतलब पदार्थों को संचयन यानी स्टोरेज, इकट्ठा करके रखना हो किसी चीज को, तो वो प्लास्टिक में किया जाता है। यहां तक कि जो रसायन होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनको भी प्लास्टिक में रखा जा सकता है, क्योंकि ये अनअभिक्रियाशील होते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है प्लास्टिक का। खाने पीने की चीजें भी प्लास्टिक में आ रही है, दूध प्लास्टिक में आ रहा है, क्योंकि वो क्रिया नहीं करता उनसे, हालांकि क्रिया करता है लेकिन वो सीधे तौर पर या दिखने वाली क्रिया नहीं करता। असर तो डालता है ये प्लास्टिक, लेकिन धीमा असर डालता है, जो कि लंबे समय तक अगर अपन यूज करें तो उसका असर भी होता है, लेकिन सीधा सीधा दिखने वाला एकदम से असर नहीं होता है। तो ये अनअभिक्रियाशील है, इसलिए चीजों को स्टोरेज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज लगती है लोगों को वो है प्लास्टिक। यहां तक कि केमिकल्स को भी प्लास्टिक में ही संचयन किया जाता है। तो प्लास्टिक का पहला अभिलाक्षणिक गुण है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, अभिक्रिया नहीं करता किसी से। दूसरा, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। ये चिरस्थायी होना ही तो इसका अवगुण है। तो प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। आज भी होती है, लोहे की बाल्टी उठाते हो तो कितनी भारी लगती है। पानी जितना आता है ना लोहे की बाल्टी में, उससे ज्यादा तो वो बाल्टी भारी होती है। तो ऐसी बाल्टियां फूट भी जाती थी, वो बाल्टियां, लोहे की बाल्टियां लग भी जाती है उनकी। तो पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। आज प्लास्टिक की बाल्टियां और मग आते हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, वजन नहीं होता उसमें, कम होता है। प्रबल यानी मजबूत होता है। चिरस्थायी, लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है। और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। हर प्रकार की शेप और साइज में इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको तरल पदार्थ बना के इसको और किसी भी सांचे में इसको ढाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। सस्ता है, एक तो लोहे की चीज लाओ और वो की वही चीज प्लास्टिक में आएगी तो सस्ती आएगी। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक से बनी चीजें, कंटेनर्स हैं, तार के ऊपर जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ आता है वो है। कितनी चीजें अपन घर में प्लास्टिक की यूज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। पहला गुण हमने पढ़ा प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। दूसरा पढ़ा हमने प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। अगला जो गुण है प्लास्टिक का वो है प्लास्टिक कुचालक है। बिजली प्रवाहित नहीं होती, करंट नहीं लगता, प्लास्टिक के अंदर करंट पास नहीं होता, तो ये प्लास्टिक कुचालक है। देखिए, प्लास्टिक दो प्रकार का है, हमने पढ़ा है, ताप सुनम्य और ताप अपघटित, ताप दृढ़ और ताप सुनम्य। एक प्लास्टिक तो वो होता है जो गर्म होने से पिघल जाता है, और दूसरा प्लास्टिक एक ऐसा भी आता है जो गर्म होने से पिघलता नहीं है। तो दोनों ही प्रकार के प्लास्टिक ये बिजली के तो कुचालक होते ही हैं, भले ही वो पिघलने वाला हो चाहे नहीं पिघलने वाला हो। दोनों ही प्रकार के प्लास्टिक बिजली के तो कुचालक होते ही होते हैं, लेकिन वो जो ताप दृढ़ वाला प्लास्टिक होता है जो पिघलता नहीं है, वो ताप का भी यानी इसका तापमान का भी कुचालक होता है, उष्मा का भी कुचालक होता है। वो दूसरा नरम वाला प्लास्टिक उष्मा का कुचालक नहीं होता है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। आपने प्रेशर कुकर का हत्था देखा होगा, प्लास्टिक का होता है। कढ़ाइयों के हत्थे आजकल प्लास्टिक के आने लग गए। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है, यहाँ तक कि मेडिकल में भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। देखा आपने, आजकल इंजेक्शन भी प्लास्टिक के आते हैं, दवाइयाँ भी प्लास्टिक की शीशियों में आती है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण है, दवा की गोलियां, टिकियों को पैक करने हेतु पत्ते आते हैं दवाइयों के, वो प्लास्टिक में आते हैं।
घावों को सीने हेतु धागा जो आता है वो प्लास्टिक का आता है। सिरिंज यानी इंजेक्शन आता है। चिकित्सकों के दस्ताने, जो दस्ताने होते हैं, ग्लव्स, वो आते हैं। और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के गले में लटका हुआ स्टेथोस्कोप भी प्लास्टिक का होता है। तो ये चिकित्सा में भी इसका उपयोग है। माइक्रोवेव ओवन, आजकल एक ओवन जैसा एक ओवन, माइक्रोवेव ओवन आता है जिसमें कोई चीज रख दो आप, वो पक जाती है अंदर, चाहे जिस टेम्परेचर पे आप उसको पका सकते हो या गर्म कर सकते हो, उसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। उसमें भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। वहां उसके अंदर भी प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। जिस पात्र को में रखा हुआ है कोई चीज, वो चीज तो पक जाएगी, लेकिन प्लास्टिक वो प्रभावित नहीं होगा माइक्रोवेव ओवन में। टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है, एक स्पेशल प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन नाम का, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। आजकल देखा होगा आपने, ऐसे तवे आते हैं, नॉन स्टिक तवे कहते हैं उनको। उन पे जो है ना, कोई भी चीज चिपकती नहीं है। जैसे आप पराठा बना रहे हो तो चिपकेगा नहीं वो, आप डोसा बना रहे हो वो चिपकेगा नहीं उस पे। ऐसे ही नॉन स्टिक कढ़ाइयां भी आती है आजकल, कोई भी चीज चिपकती नहीं उस पे, जिसको नॉन स्टिक कहते हैं। तो नॉन स्टिक जो चीजें आती है उन पे टेफ्लॉन नाम के प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई आती है, इसलिए हर चीज, कोई भी चीज चिपकती नहीं है। तो टेफ्लॉन की परत आती है उन पे। हालांकि ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, ये अच्छी नहीं बताते हैं स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का असर आता है उन खाने पीने की चीजों में, लेकिन लोग नहीं चिपकती, इसलिए इसका एक ट्रेंड चल पड़ा है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने के काम आता है। नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई, फ्राइंग पैन, इन पर प्लास्टिक, ये टेफ्लॉन नाम के प्लास्टिक की परत आती है, तो चीजें इस पे चिपकती नहीं है, तो वहां भी इसका उपयोग होता है। तो ये यहाँ पर क्या आप जानते हैं में पढ़ा हमने। इसी के साथ ही एक चीज और है इसमें, क्या आप जानते हैं, अग्निसह प्लास्टिक। एक प्लास्टिक ऐसा है, वैसे तो प्लास्टिक आग पकड़ता है, लेकिन ऐसा भी प्लास्टिक होता है जो आग, जिसको जला ही नहीं सकती। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी चीज है। वैसे तो प्लास्टिक जल्दी से आग पकड़ता है, संश्लेषित रेशे भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, वो भी तुरंत आग पकड़ते हैं। लेकिन ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर, उनके कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है। मेलामाइन, जैसे टेफ्लॉन का उपयोग उधर अलग प्रकार से हो रहा है, ऐसे ही मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग कपड़ों को अग्निरोधी बनाने में होता है। जिस कपड़ों पर मेलामाइन की परत चढ़ा देते हैं वो अग्निरोधी हो जाता है, वो जलता नहीं है फिर आग में। तो इस तरह से भी इसका उपयोग है। मेलामाइन की परत चढ़ाते हैं, मार्बल पे भी, ग्रेनाइट पे, ये इन पे भी मेलामाइन की परत चढ़ाते हैं, उससे चमकदार बन जाता है फर्श। तो ये यहाँ पर ये अलग अलग उपयोग दिए गए हैं प्लास्टिक के। अगला पॉइंट है प्लास्टिक और पर्यावरण। अब आया है असली पॉइंट। ये तो थे अच्छी अच्छी बातें थी प्लास्टिक की, अब उसकी जो दुष्प्रभाव है वो अब अपने सामने आएंगे। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैलियों में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। प्लास्टिक को फेंकें कहाँ, प्लास्टिक का निपटारा कैसे करें, ये एक बड़ी भयंकर समस्या आती जा रही है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण से अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पदार्थ की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। पदार्थ जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, सूक्ष्म जीवों से विघटित होता ही नहीं है, वो कहलाता है जैव अनिम्नीकरणीय। वो तो हो गए, पहले तो जैव निम्नीकरणीय, उसमें ए लग गया, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। एक सारणी दी हुई है, सारणी 3.3 को देखिए। अपहासित होने में लगने वाला समय लगभग और पदार्थ की प्रकृति, और इधर दिया हुआ है अपशिष्ट के प्रकार।
कि अपशिष्ट यानी कि जो बेकार की चीजें होती है, जो कचरा होता है एक तरह का, वो जो कचरा, यहाँ कचरे का नाम आएगा, यहाँ पर उसको अपघटित होने में, अपहासित यानी मिट्टी में मिलने में, समाप्त होने में कितना टाइम लगता है, और उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, मतलब निम्नीकरणीय है या अनिम्नीकरणीय है। सब्जी और फलों के जो छिलके होते हैं और बचा हुआ भोजन होता है, ये जो चीजें होती है ये कितने दिनों में, 1 से 2 सप्ताह में अपहासित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ये कैसे हो गए, जैव निम्नीकरणीय हो गए। दूसरा है कागज। कागज 10 से 30 दिनों के बीच में अपहासित हो जाता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। तीसरा है लकड़ी। लकड़ी 10 से 15 सालों में ये डिस्पोज हो जाती है, अपहासित हो जाती है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि ये भी निम्नीकरणीय है यानी जो मिल जाए एक समय के बाद में अपहासित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में अपघटित हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। अब देखिए धातुएं आ गई, अब आ गई धातुएं, मेटल्स। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे, ये भी 100 से 500 वर्षों में इनपे भी जंग आ हुआ के ये भी अपहासित हो जाते हैं। 100 से 500 वर्षों में ये अनिम्नीकरणीय हैं, इनको लंबा टाइम लगता है। और प्लास्टिक की थैलियां कई वर्षों में अपहासित नहीं होती, जैव अनिम्नीकरणीय, यानी एक तो धातुएं जैव अनिम्नीकरणीय है और एक प्लास्टिक की थैलियां, ये 2 चीजें अनिम्नीकरणीय है, बाकी सब निम्नीकरणीय है। तो यहां पर लिखा है क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, यानी अगर पड़ा रहेगा तो कचरा बना रहेगा, और आप जलाओगे अगर प्लास्टिक को तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम यानी धुआं उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, बचाव ही उपाय है। कई ऐसे रोग होते हैं ना जिनका इलाज नहीं होता, तो वहां पर लिखते हैं बचाव ही उपाय है। तो प्लास्टिक से भी बचाव ही उपाय है, इससे बचिए। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा कीजिए, यानी मिलाइए मत। जो अपघटित होने वाले पदार्थ है उसको प्लास्टिक के साथ मिक्स मत कीजिए। निम्नीकरणीय को अलग रखिए, अनिम्नीकरणीय को अलग कीजिए, और दोनों का निस्तारण भी अलग अलग कीजिए। अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी समझाइए जिसके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो है ना, मैं तो आपको एक ही आग्रह करूंगा कि आप बाजार जाएं ना, सामान जो लाते हैं बाजार से, और स्पेशली सब्जी लाने में प्लास्टिक की थैली मत लाइए। एक चीज हम सब लोग कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो, कि प्लास्टिक की थैली में हम सब्जी नहीं लाएंगे, थैला लेके जाएंगे। थैला एक नहीं, 2-3 थैले लेके जा सकते हैं, बोझ नहीं होता उनमें, और अलग अलग सब्जियां अलग अलग थैलों में अपन ला सकते हैं। तो ये एक काम सबको तय करना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा, रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक को। अब यूज में ले लिया तो उसको पिघला के वापस नए आइटम बना सकते हैं, तो वो पुनः चक्रित होना चाहिए। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। कलर बनाने के लिए कलर डाल देते हैं पुनः रिसाइकिल के टाइम। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। रिसाइकल करके जो प्लास्टिक बनता है, एक तो नया फ्रेश प्लास्टिक बनता है, वो तो उसमें तो खाने पीने की चीजें भी डाल के बेचते हैं लोग, दूध वगैरह। लेकिन जब रिसाइकल कर दिया जाता है प्लास्टिक को तो उसमें कलर मिक्स कर देते हैं। तो रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक को, पुनः चक्रण किए हुए प्लास्टिक को खाने पीने की चीजों में उपयोग नहीं करना चाहिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। 5R हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। रिड्यूस यानी उपयोग कम कीजिए, रीयूज यानी पुनः उपयोग कीजिए, रिसाइकल यानी पुनः चक्रित कीजिए, रिकवर यानी पुनः प्राप्त कीजिए, और रिफ्यूज यानी उपयोग ना कीजिए।
ये 5 आर हैं, सब 5 आर से शुरू हो रहे हैं। इस प्रकार की आदतें विकसित कीजिए जो पर्यावरण हितैषी हो। रिफ्यूज कीजिए, उपयोगी मत कीजिए। ऐसी आदतें विकसित कीजिए कि आप प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करें। प्लास्टिक के गिलास में पानी मत पियो, प्लास्टिक के कप में चाय मत पियो, प्लास्टिक की थैली में सब्जी मत लाओ। अपनी आदतें सुधारिए। लास्ट है ये, इसको भी कर लेते हैं। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पर पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु यानी खाने पीने की चीजें लोग फेंकते हैं, तो उसको खाने के चक्कर में लोग प्लास्टिक की थैली में खाने पीने की चीजें फेंक देते हैं। तो खाने तो उनको, गाय भैंसों को खाने की चीजें खानी होती है, लेकिन उसके चक्कर में वो प्लास्टिक भी खा लेती है। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं तथा अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं, एक लेयर बना देते हैं पेट में जाकर के वो, और अंततः वह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत ही लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? कहीं पर भी फेंक देते हैं लोग, थैली को ऐसे ही फेंक दिया, प्लास्टिक की कोई चीज है घर के बाहर फेंक दी, बस। क्या ऐसा करना चाहिए हमें? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं? हमें डस्टबिन में इकट्ठा करके और कचरा टेम्पू में डालना चाहिए, ताकि जहां पर उसको निस्तारित किया जा सके वहां वो पहुंच जाए, जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक सुरक्षित रहे, मुक्त रहे। रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। पहली बात, सड़क पर मत फेंकिए, पानी में मत फेंकिए, डस्टबिन में डालिए उनको। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाएं, थैले में लेकर आएं सामान। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम कीजिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। तो लेसन अपना ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या सीखा और इसके क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को याद करने की कोशिश करें, और नए जो शब्द आते हैं उनको भी समझने की कोशिश करें। जो परिभाषाएं आती है उनको याद करें। जो प्रश्नों, जिन पैराग्राफ से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट चीजों को याद करें। और इस तरह से अगर आप अप टू डेट करते जाते हैं तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। आपकी बोर्ड क्लास है तो मैं आपको स्पेशली इस चीज को इंडिकेट करना चाहूंगा कि चीजों को अप टू डेट लर्न करते हुए चलें। जो आपकी नोटबुक में होता जा रहा है उसको लर्न करते जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।